चलो जी। अब थोड़ा ध्यान देंगे सब लोग। चैप्टर नंबर 10, ये टॉपिक है हमारा वेक्टर्स। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर ऐसे जिनका पीछे से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर बाई चांस किसी का कैलकुलस थोड़ा बहुत वीक भी है तो टेंशन नहीं लेना, बट इस टॉपिक में कोई बैकलॉग मत रखना। जो भी एक्सरसाइज या जो भी मैं होमवर्क दूं, प्लीज वो होमवर्क टाइम से कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 में भी, एंड सिमिलरली 12 एंड 13 लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी, वो उनका भी पीछे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सुना, चैप्टर नंबर 10 वेक्टर्स, ये टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिक्स में एक्चुअली इसके दो पार्ट्स नहीं कह सकते हम। फिजिकली दो क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये जैसे इंट्रोडक्शन है कि एक्चुअली वेक्टर होता क्या है। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन, ठीक है। अब इसका सिंपल एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं। सपोज आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ये एक लाइन सेगमेंट हमने मान लिया, ठीक है। सपोज की लेंथ दी हुई है 2 यूनिट्स, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है, दैट मींस कि अभी स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर मैं इसमें एरो लगा दूं, तो एरो लगाने से क्या हुआ, ये क्लियर हो गया कि इसका इनिशियल पॉइंट ए है एंड टर्मिनल पॉइंट बी है। तो अब इसमें मैग्नीट्यूड तो था ही, अब डायरेक्शन भी आ गया, दैट मींस कि ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी बन गई, ठीक है ना। तो जिस भी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें गिवन हो, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे यही था, इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए बी और उस पे एरो लगाएंगे एंड रीड एज ए बी वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए बी वेक्टर पे मॉड्यूलस साइन एंड रीड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया लेंथ, लेंथ फ्रॉम ए टू बी यूनिट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला है हमारा नल वेक्टर। तो क्या होता है नल वेक्टर, तो नल वेक्टर को हम ओ वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही गिवन जीरो। तो जैसे अगर मैं कोई पॉइंट मान लूं, जैसे ये पॉइंट मान लिया ए, जिसको अगर आप लिखोगे तो ए वेक्टर लिखोगे, और ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 यूनिट। डायरेक्शन डॉट का तो कोई डायरेक्शन होगा नहीं, ठीक है। तो इसको इस ऐसे इसको हम बोलेंगे नल वेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। तो अगर कोई भी वेक्टर जैसे ए बी वेक्टर है, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, तो हम बोलेंगे दैट ए बी इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए हम कैप साइन का यूज करते हैं, जैसे ए है, ए पे आप कैप लगा, इसको रीड क्या करोगे आप एज ए कैप, जिसपे भी कैप साइन है दैट मींस कि वो यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 यूनिट। इसी टाइप से और दो तीन टाइप्स के वेक्टर हैं, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है ना। तो वो सब आप बुक से रीड करोगे, मैं आपको बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं जिससे हमें हेल्प होगा एक्सरसाइज और क्वेश्चंस को सॉल्व करने, ठीक है। यूनिट वेक्टर के बाद नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज पोजीशन वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है पोजीशन वेक्टर, सो कोई भी वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, जो भी वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होगा उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। लिखेंगे कैसे, इस पार्ट को इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल प्लेन लेता हूँ। दिस इज 3 डायमेंशनल प्लेन, दिस इज पॉइंट, सपोज P मार्क कर दिया, एंड P पॉइंट है मेरा x1 y1 z।
तो इस P पॉइंट को मैं वेक्टर के फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा, एरो लगाओ, दिस इज O, दिस इज P, तो यानी कि ये बनेगा OP वेक्टर, ठीक है। इसको आप OP वेक्टर लिख सकते हो, या अगर बोलना है तो आप इसको बोल सकते हो दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ, ठीक है। अब आप इसको लिखोगे कैसे, वेक्टर के फॉर्म में लिखना कैसे होता है वो भी मैं बताता हूं आपको। ओपी वेक्टर इक्वल्स टू होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब ये i j और k क्या है, i कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, एंड k कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। दिस इज x, y एंड z एक्सिस। मैं रैंडमली एक और पॉइंट ले लेता हूं, सपोज पॉइंट q है व्हिच इज x2 y2 z2। तो हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ q लिखना है, कैसे लिखेंगे, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। क्लियर है। तो पोजीशन वेक्टर लिखना तो काफी इजी है, जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बस आपको उसके साथ क्या करना है, आई कैप जे कैप और के कैप लगाना है, बन गया आपका वेक्टर, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर तो हमें समझ में आ गया, ओके बना लेते। अब अगर क्वेश्चन में बोला जाता कि फाइंड पी क्यू वेक्टर, कि आप पी क्यू वेक्टर निकालो, कैसे निकालेंगे पी क्यू वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो इस वेक्टर को इससे सबट्रैक्ट करो, x2 माइनस x1 i कैप हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। अब लेकिन ये आया कैसे, pq वेक्टर इक्वल्स टू oq माइनस op ही क्यों है, इसको op माइनस oq क्यों नहीं लिखा। तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट एक चीज सीखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या स्टेट करता है कि अगर सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, आई होप दिख रहा है ये वाला वर्ड, हाँ, दिस इज पॉइंट ए बी सी, आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, सपोज इनिशियल पॉइंट हम ए ले लेते हैं, इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है जैसे ओरिजिन है तो डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम ओरिजिन ही होगा, तो अगर मैंने इसको इनिशियल पॉइंट ले लिया तो इससे अवे जाएगा डायरेक्शन, इसमें तुम्हारी मर्जी है, या तो सी भी ले सकते हो या बी से, तो मर्जी है। सपोज मैंने ये ले लिया। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, अब सेम डायरेक्शन मतलब ध्यान से देखो आप, जैसे ए से स्टार्ट हुआ, ये एरो है, इधर गए और फिर जब इधर चले तो ये भी एरो हमारा लॉन्ग हो गया, लेकिन जब आप इधर आओगे, इधर जाओगे तो ये हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यानी कि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में और ये है ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग AC वेक्टर प्लस CB वेक्टर इज इक्वल्स टू AB वेक्टर, ठीक है। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग हमेशा जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में उसका सम टोटल इक्वल्स टू जो ऑपोजिट डायरेक्शन। ये एक स्टेटमेंट हो गई। इसी को और रीराइट करके क्या लिख सकते हो, AB को अगर मैं लेफ्ट में ले आऊं, so this can be written as AC vector plus CB vector minus AB vector also, and this is equals to 0 वेक्टर हो गया क्योंकि इक्वल्स टू में 0 है। इसी स्टेटमेंट को आप और क्या लिख सकते हो, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, इंस्टेड ऑफ AB अगर मैंने इसको BA कर दिया तो क्या चेंज आएगा, तब हो जाएगा AC प्लस CB प्लस BA इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली ये तीनों स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट ही है, ठीक है ना। तो जो इसमें सबसे पहला है हमारा AC वेक्टर इक्वल्स टू CB इक्वल्स टू AB वेक्टर, इसी से हमने ये वाला बनाया। कैसे बनाया, अब इसमें अगर आप देखो ध्यान से, जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, OP प्लस PQ इक्वल्स टू OQ, तो यानी कि PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OQ माइनस OP वेक्टर। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपको वेक्टर निकालना है, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर।
ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूं, क्योंकि जनरल फॉर्म में तो बहुत हो गया, एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जरा फटाफट, सो दैट मैं ये वाला पार्ट रब करके फिर आगे आपको एग्जाम्पल्स कराऊं। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो हाँ, ये थर्ड पॉइंट एक बार कैसे आया? ए बी वेक्टर को अगर उल्टा कर दो, जैसे ओ क्यू माइनस ओपी है, अगर मुझे इसको पी ओपी माइनस ओ क्यू लिखना है तो बाहर माइनस लगा दूंगा ना, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं तो माइनस में नहीं आ जाएगा? हाँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया? देखो, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। तो पहले मैं पॉइंट लिखता हूं, पी पॉइंट लिया मैंने -2 3 4, अनदर पॉइंट 4 2 5। मुझे सबसे पहले लिखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, हो जाएगा -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप 4 के कैप। फिर मैं लिखूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, दैट इज 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5। अब अगर मुझे पी क्यू वेक्टर निकालना है तो क्या करूंगा मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। दिस माइनस 4 माइनस 2 हो गया 6 आई कैप, 2 माइनस 3 माइनस जे कैप, 5 माइनस 4 के कैप। ये सिंपल आ गया आपका पी क्यू वेक्टर, राइट। अब अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो 36 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 38। सिंपल है। अब मैं कुछ और आपको बताता हूं चीजें, जिससे कि आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस में चाहता हूं वो आप इजीली कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन का मतलब होता है कि पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और यू कैन सी द सेम डायरेक्शन, जैसे दिस इज ए दिस इज बी, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? इसमें रिलेशन होगा दैट ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब कोई एग्जांपल अगर सपोज बोला जाए कि कोई भी एग्जांपल दो जिसमें दो वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ए वेक्टर लिखो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, रैंडमली कुछ भी। दूसरा वेक्टर आपको इसके सेम डायरेक्शन में लिखना है, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में आ गए। अब सेम क्वेश्चन बट अदर वे अराउंड पूछा गया कि ए और बी वेक्टर गिवन है, आपको प्रूव करना है दैट दीस टू वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। तब आप क्या करोगे? तब दोनों वेक्टर में से देखो कि कॉमन किसमें है। तो बी वेक्टर में कॉमन हमें दिख रहा है 3 है, तो आ गया i माइनस जे प्लस 3 के। तो अब आप बोलोगे दैट बी वेक्टर इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, हेंस इट इज प्रूव दैट a and b आर द पैरेलल वेक्टर्स। अब थर्ड एग्जांपल आता है कि हमारे पास a वेक्टर गिवन है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। सेम डायरेक्शन में एक वेक्टर तो चाहिए, बट इस बार हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप ध्यान रखेंगे, अगर मुझे a कैप निकालना है तो a कैप होता है a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है। तो कैसे निकालोगे a कैप? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 40 21, यानी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 21। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। अब क्वेश्चन है कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 10 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। यानी अब दूसरा वेक्टर तो चाहिए ए के डायरेक्शन में, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स होना चाहिए। तब आप क्या करोगे? तब आप पहले जो भी गिवन वेक्टर उससे यूनिट वेक्टर निकालो और यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ठीक है जी, अपॉन रूट 21। तो फाइनल आंसर इज 10 आई कैप 20 जे कैप प्लस
40 k cap upon under root of 21. क्लियर है? Yes. समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। अब एक छोटा सा पार्ट और, मे बी किसी क्वेश्चन में आ जाएगा कि जैसे सपोज हमने ये वेक्टर लिखा है, इस वेक्टर में दो कंपोनेंट्स हैं, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। अगर पूछा जाए राइट द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, तो आप बोलोगे कि स्केलर कंपोनेंट्स आर 6 - 1 and 1, जो भी आएगी की कोफिशिएंट्स है। एंड अगर पूछा जाएगा कि वेक्टर कंपोनेंट्स बोलोगे आप 6i - j and k। These are the vector component and these are the scalar component. Now exercise 10.1 करने की जरूरत है नहीं, so 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जल्दी से करके दिखाएंगे सब लोग। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 10